नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं एल.एच. जादौन आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लासों में हम भारत की तटरेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब तक भारतीय भूगोल पर 17 क्लासें हो चुकी हैं और इन 17 क्लासों में भारत के सामान्य परिचय को बहुत ही डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। ये जो क्लास है वो है आपकी भारत के सामान्य परिचय की क्लास संख्या 18 और ये अंतिम क्लास है। इसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे भारतीय भूगोल में और वो टॉपिक जो रहेगा आपका वो रहेगा भारत के भौतिक प्रदेश, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। अब यहाँ तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी सामान्य परिचय में, उनमें हमने स्टार्टिंग से देखा भारत के नामकरण के बारे में, भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। भारत की सीमाएं और पड़ोसी देश हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ भारत में कर्क रेखा, मानक समय रेखा, इन सभी पर डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। इसी सीरीज में आगे एक लास्ट पॉइंट आपका और रह रहा था, जो कि आज की इस रिकॉर्डेड क्लास में मैं पूरा करवा रहा हूं। वैसे अपनी जो क्लासें रहती हैं वो लाइव रहती हैं। पिछले कुछ समय से क्लासें आपकी कंटिन्यू नहीं हो पाई हैं किसी कारण से। तो अब नेक्स्ट आपकी जो क्लासें हैं वो लगातार जारी रहेंगी रात्रि में, और हो सकता है जहाँ तक सारी क्लासें मैं लाइव ही लूँ। इसके अलावा बहुत जल्द एक दो दिन में ही राजस्थान की ज्योग्राफी पर भी हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे एग्जाम हैं, अपकमिंग एग्जाम, जैसे कि फोर्थ ग्रेड का एग्जाम है, फोर्थ क्लास वाला, बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है। इसके अलावा रीट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो उनका रीट या थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो भी अपकमिंग है। कुछ बच्चे अभी हाल फिलहाल में बीएसटीसी की तैयारी भी कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी पटवार की एग्ज़ाम है ना, वीडियो वगैरह की भी वैकेंसी आने वाली है। तो ऐसी बहुत सारी वैकेंसियां हैं राजस्थान की, तो उनको देखते हुए और बच्चों की विशेष मांग पर राजस्थान ज्योग्राफी भी हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें जो राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासें होंगी आपकी, वो दोपहर का टाइम रहेगा उनका, लगभग 3 या 4 बजे का। उसका पहले मैं आप लोगों को एक बार नोटिफिकेशन दे दूंगा। हम जो राजस्थान ज्योग्राफी शुरू करेंगे उसमें क्वेश्चन सीरीज शुरू करेंगे और व्याख्या के साथ उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आज की जो क्लास है, मेन आज की क्लास पर हम आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, इन शॉर्ट इसको अपन को अच्छे से समझना है। आज की क्लास का जो मेन विषय है वो ये है कि भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं वो कहाँ तक फैली हुई हैं। देखो, हमारा देश 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ हिंद महासागर है। तो भारत की जो राजनीतिक सीमा है बेसिकली, तो वो यहाँ स्थलीय भाग में हमारी तटरेखा पर आकर के समाप्त हो जाती है। तो यहाँ यही बात करने वाले हैं कि जो भारत की राजनीतिक सीमा है, क्या वो केवल यहाँ तटरेखा तक ही है, या इससे आगे भी समुद्रों में हम अपने कुछ राजनीतिक अधिकार रखते हैं। और रखते हैं तो फिर कितना समुद्रों में आगे हम कितने किलोमीटर में हम अपने राजनीतिक अधिकारों के दायरे में, या हम कहें तो भारत के जो राजनीतिक अधिकार हैं वो समुद्रों में कुल कितने किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। इन सभी प्रश्नों पर आज की क्लास में हम विस्तृत रूप से जो है चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि भारत में प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र क्या है, संलग्न क्षेत्र क्या है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या है, और इन क्षेत्रों का निर्धारण कैसे हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को भारत की समुद्री सीमा से। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आज की क्लास में अगर हम बात करें, सबसे पहले भारत की समुद्री सीमा के बारे में, तो देखिए, जो समुद्री सीमा होती है किसी भी देश की, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके पास अपनी तटरेखा है। विश्व के सभी देशों के पास तटरेखा नहीं है। विश्व के कुछ ही देश ऐसे हैं जो तटरेखा से जुड़े हुए हैं, जिनके पास समुद्र है। कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो आंतरिक भाग में होते हैं, जहां पर तटरेखा नहीं होती है। लेकिन वे देश जिनके पास तटरेखा है, उन देशों के मध्य एक समझौता किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। और ये जो समझौता है, इस समझौते को कहा गया अनक्लोज। क्या कहा गया? अनक्लोज। 1982 में एक समझौता हुआ था समुद्री सीमा वाले देशों के मध्य। और ये
कहलाया अनक्लोज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यानी कि समुद्री कानून को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ का एक समझौता या संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संधि जो 1982 में हुई थी। और ये केवल उन देशों के साथ की गई जिन देशों के पास क्या थे, अपने समुद्र तट थे। यानी कि उन समुद्र तटीय जो है देशों में ये निर्धारित करने के लिए ये संधि की गई कि समुद्रों में उनके अधिकार कहाँ तक फैले हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले अनक्लोज के बारे में जाने तो किसी भी देश की देखो समुद्री सीमा का निर्धारण जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून संधि, जिसे क्या कहा जाता है, अनक्लोज, जो कब हुई, 1982 में, उसके द्वारा किया जाता है। कोई भी समुद्री सीमा का निर्धारण होता है वो समुद्री कानून पर जो संधि हुई है उसके द्वारा जो है निर्धारण होता है। अनक्लोज में मैंने बताया कि इसका पूरा नाम क्या है, देखो हिंदी में तो उसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र का समुद्री कानून पर सम्मेलन, और इंग्लिश में कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। और ये संधि कब की गई, 1982 में की गई, और 94 से ये प्रभावी हुई। 95 में भारत इस संधि में शामिल हुआ, और वर्तमान में लगभग 167 देश हैं जो इस समझौते में शामिल हैं। यानी कि समुद्री कानून को लेकर के वर्तमान में 167 देश हैं जो इस कानून को लेकर के क्या है, वर्तमान में शामिल हैं, जिनके बीच में समझौता किया गया है। भारत इस समझौते में कब शामिल हुआ, 1995 में। ये समझौता कब हुआ था समुद्री कानूनों को लेकर के, 1982 में। और प्रभावी कब से हुआ, तो 1994 से। ये मेन मेन बातें हैं जो आपको जाननी है। अब इस संधि के अनुसार किसी भी देश का जो समुद्री क्षेत्र है उसे 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, तो 3 भागों में बांटा जाता है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं, ये ही मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताए थे। इनमें एक है प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र, एक है संलग्न क्षेत्र, और एक है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। जैसा कि इस मैप में आपको देखने को मिल रहा होगा, ये जो पिंक कलर वाला एरिया है ये कहलाता है समुद्री सीमा क्षेत्र। जो दूसरा वाला एरिया है इसको हम कहते हैं संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल, और जो ये लाइट ब्लू वाला जो एरिया है इसको कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो किसी भी देश की समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटा जाता है अनक्लोज के अनुसार, यानी कि समुद्री कानून संधि के अनुसार 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। इनकी एक एक करके डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो समुद्री कानून संधि है इसके आधार पर किसी भी समुद्री सीमा को या किसी भी देश की समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से हो जाते हैं, इनमें ये जो है भारत की समुद्री सीमा है ये भी अनक्लोज के अनुसार इन्हीं 3 भागों में बटी हुई है। तो पहले देखें तीन कौन कौन से भाग हैं। एक है प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र, एक कहलाता है संलग्न क्षेत्र, और एक कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र को टेरिटोरियल सी कहा जाता है, जबकि जो संलग्न क्षेत्र है या जो अविच्छिन्न मंडल है इसे कॉन्टिग्युअस जोन कहते हैं। और जो तीसरा है वो है स्पेशल इकोनॉमिकी या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकी जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकी जोन या शॉर्ट में हम इसको बोल देते हैं EEZ। तो अब ये 3 भाग निर्धारित किए गए हैं समुद्रों के अंदर। फिर एक चीज और जानना आप लोगों के लिए जरूरी है कि जब हम समुद्रों में इन क्षेत्रों में आगे की ओर बढ़ते हैं तो जो दूरी है समुद्रों में हमारी वो किलोमीटर में नहीं नापी जाती। समुद्रों में दूरी को नापने के लिए एक समुद्री मील जो है पैमाना होता है, एक मापक होता है। समुद्रों में दूरी को किससे मापा जाता है, समुद्री मील से मापा जाता है। और एक समुद्री मील या जिसको हम नॉटिकल मील कहते हैं उसमें लगभग 1.852 किलोमीटर होते हैं, यानी कि 1.8 किलोमीटर का लगभग एक समुद्री मील होता है। तो समुद्रों में दूरी किससे नापी जाती है, समुद्री मील से नापी जाती है। अब ये क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत में जो 3 क्षेत्र निर्धारित हैं समुद्री क्षेत्र, इनमें भारत को क्या क्या अधिकार है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कहाँ से, नंबर 1 से, प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र से। देखिए, सबसे पहले प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र क्या है, तो देखिए जो हमारी आधार रेखा है वहां से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक का जो क्षेत्र होता है उसे हम प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र कहते हैं। देखिए दोबारा,
इसमें लिखा हुआ है आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का समुद्री क्षेत्र प्रादेशिक सीमा क्षेत्र कहलाता है। अब एक दिमाग में सवाल आ रहा होगा, साहब ये आधार रेखा क्या है? देखिए, कोई भी जो हमारी समुद्र तट है, जो हमारा हमारा जो समुद्र तट है या किसी भी देश का जो समुद्र तट है, वो एकदम सीधा नहीं होता। वो कैसा होता है? कटा फटा या टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो उस कटे फटे समुद्र तट को एक काल्पनिक रेखा के द्वारा बिल्कुल क्या किया जाता है? एक समान किया जाता है। एक सीधी रेखा के द्वारा कटे फटे समुद्र तट को एकदम लेवल में किया जाता है, एकदम प्लेन में किया जाता है। जैसे कि यहाँ देखें, तो जो हमारे भारत की तट रेखा है, इसको एक सीधी रेखा के द्वारा क्या किया गया है? एकदम बिल्कुल कटी फटी तटरेखा को एकदम सीधा किया गया है इस तरह से। ये रेड कलर की जो लाइन दिख रही है, ये तो ये काल्पनिक रेखा होती है, जिसको हम तटरेखा पर जो कटी फटी तटरेखा है उसको सीधा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यही जो रेखा है उसी को हम कह देते हैं आधार रेखा। इस आधार रेखा के अंदर का जो भाग होता है, उसमें जो समुद्री क्षेत्र होता है, जिसमें छोटी छोटी खाड़ियां हो सकती हैं, कुछ चैनल्स वगैरह हो सकते हैं, कुछ झीलें वगैरह हो सकती हैं जो तटरेखा से लगी हुई होती है, लेगून झील जिनको हम बोलते हैं। तो इन्हें शामिल किया जाता है, और इन खाड़ी, समुद्री चैनल या जल संधियां, या हम कहें तो लेगून झीलें, इन्हें कहते हैं आंतरिक जल के स्रोत, यानी कि इंटरनल वाटर बॉडीज। जो इंटरनल वाटर बॉडीज होती हैं, वो इस आधार रेखा के अंदर होती हैं। और जो भी समुद्रों में दूरी की जो हम माप करेंगे आगे, वो इसी आधार रेखा से आगे हम नापेंगे कि कौन सा क्षेत्र कितने नॉटिकल मील की दूरी पर है। तो यहाँ देखें, आधार रेखा क्या है? तो आधार रेखा कटे फटे समुद्री तट को एक समान बनाने वाली एक काल्पनिक रेखा है, जो कि आधार रेखा कहलाती है या बेस लाइन कहलाती है। इस आधार रेखा के अंदर का जो समुद्री क्षेत्र है उसे आंतरिक जल कहते हैं। और जो आधार रेखा है, इसके अंदर आंतरिक जल के अंदर प्रमुख रूप से खाड़ियां, चैनल या लेगून झीलें शामिल की जाती हैं, जो पूरी तरह से उसी देश के अधिकार में या राजनीतिक अधिकार में रहती हैं। अब यहाँ बात करें कि जो हमारा प्रारंभिक सीमा क्षेत्र है समुद्र में, वो इस आधार रेखा से कितना आगे है? तो 12 नॉटिकल मील, यानी कि जो हमारी आधार रेखा है उससे आगे 12 नॉटिकल मील तक का जो एरिया है, आधार रेखा से कितने नॉटिकल मील? तो यहाँ 12 नॉटिकल मील तक का जो एरिया है, इस 12 नॉटिकल मील तक के एरिया को ही कहा जाता है प्रादेशिक समुद्री सीमा का क्षेत्र। अब किलोमीटर में कितना होगा गुरुजी? तो 12 को गुणा कर लेना 1.85 किलोमीटर से, तो किलोमीटर में दूरी पता चल जाएगी कि हमारी जो तटरेखा है उससे लगभग कितने किलोमीटर की दूरी तक का एरिया प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र कहलाता है। तो समुद्री मील में तो 12 नॉटिकल मील हो गया, और किलोमीटर में आप गुणा करके इसको देख लेना। तो ये जो 12 नॉटिकल मील का एरिया है, कितना? 12 नॉटिकल मील, एनएम लिख देता हूं, ठीक है। तो 12 नॉटिकल मील तक का जो एरिया है, इसी को कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र। और यहाँ भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी कि भारत को वो सभी राजनीतिक अधिकार यहाँ पर प्राप्त हैं जो किसी एक देश को उस देश की सीमाओं के भीतर प्राप्त होते हैं। यानी कि भारत के जो स्थलीय भाग पर जितने भी कानूनी अधिकार हैं, वो सारे कानूनी अधिकार, वो सभी राजनीतिक अधिकार हमें हमारे इस 12 नॉटिकल मील तक के समुद्री क्षेत्र में भी देखने को मिलते हैं। जो पिंक कलर का एरिया है, यही प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र है, जो तट रेखा या आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला हुआ होता है। और यहाँ पूरी तरह से भारत प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता बगैर भारत की अनुमति के। अनुमति लेकर के ही इस क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता है। यहाँ के न केवल स्थल पर, बल्कि जो वायु का जो क्षेत्र है उस पर भी भारत जो है एक तरह से हम कहें तो अधिकार रखता है। किसी भी दूसरे देश को हमारी जो एयर सीमा है, यानी कि जो वायु सीमा है, उसमें भी यहाँ भारत से परमिशन लेकर के ही और प्रवेश की अनुमति होती है। तो पूरी तरह से भारत क्या है, यहाँ पर प्रभुत्व संपन्न है। तो इस क्षेत्र को कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र, या इसी को कहा जाता है टेरिटोरियल सी। अब देखिए, इसके बाद आगे आप देखेंगे तो ये आपका ब्लू कलर का एक एरिया दिख रहा होगा यहाँ पर। कहीं कहीं देखो ये बड़ा है, कहीं कहीं पर छोटा है। इसके पीछे रीजन ये है
कि जो हमारी समुद्री सीमाएं हैं, जहां हमारे पास द्वीप हैं, वहां पर इसका एरिया थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन पास में अगर कोई दूसरा देश हो, जैसे यहाँ श्रीलंका है, तो श्रीलंका की वजह से यहाँ हमारे समुद्री सीमाओं का क्षेत्र कम भी हो जाता है। तो यहाँ कहीं पर ये कम भी है और कहीं पर ज्यादा भी है। इसके पीछे रीजन है, द्वीप जहाँ होंगे वहाँ ये समुद्री सीमा ज्यादा होगी, और जहाँ कोई निकटवर्ती पड़ोसी देश होगा वहाँ सीमा हमारी छोटी हो जाती है, वो आपस में बट जाती है, क्योंकि जितना क्षेत्र हमारा रहेगा उतना ही दूसरे देश का भी रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर इसको कम या ज्यादा आपको देखने को मिलेगा मैप के ऊपर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, यहाँ मैं बता रहा था कि जो ब्लू कलर वाला एरिया है, जो कि इस वाले क्षेत्र से, यानी कि प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र से आगे है, तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, सॉरी, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे संलग्न क्षेत्र के बारे में। देखिए, संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल, कॉन्टिग्युअस जोन। अब ये क्या है संलग्न क्षेत्र? तो संलग्न क्षेत्र का मतलब है जो हमारा प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र था 12 नॉटिकल मील का, उससे आगे फिर और हम 12 नॉटिकल मील आगे जाएं समुद्रों में, तो प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र से आगे 12 नॉटिकल मील, या हम कहें तो आधार रेखा से या तट रेखा से लगभग 24 नॉटिकल मील का जो समुद्री एरिया होता है, उस समुद्री एरिया को कहा जाता है संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल। अगर हम यहाँ आधार रेखा से देखें तो लगभग कितना, 24 नॉटिकल मील, और अगर इस प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र से देखें तो लगभग कितना आगे, और तो 12 नॉटिकल मील। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल कहते हैं। अब ये जो अविच्छिन्न मंडल है, यहाँ पर हमें आर्थिक क्रियाओं के अधिकार प्राप्त हैं, साथ ही साथ पर्यावरणीय समस्याओं के मुद्दों पर भी जो है भारत को यहाँ कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि समुद्रों में साफ सफाई का अधिकार। कोई दूसरा देश यहाँ के समुद्रों में किसी प्रकार से कोई गंदगी नहीं कर सकता। अगर कोई भी देश अपना कोई भी कचरा वगैरह डालता है, या कोई भी यहाँ पर मान लीजिए किसी जहाज, कोई समुद्री जहाज है किसी दूसरे देश का, और वो यहाँ पर कोई भी गंदगी वगैरह कर देता है, तो भारत उस पर क्या लगा देगा, फाइन लगा सकता है। तो यहाँ पर एक तो समुद्रों में साफ सफाई का जो अधिकार है वो भारत के पास है। अगर कोई भी दूसरा देश यहाँ आकर के समुद्री क्षेत्र में किसी प्रकार के अवशिष्ट का निस्तारण करता है, तो भारत उस पर फाइन लगा सकता है। दूसरा, भारत इस क्षेत्र में अगर कोई भी जहाज प्रवेश कर रहा है अन्य देश का, तो उससे सीमा शुल्क वसूल सकता है, और सीमा शुल्क वसूली के उल्लंघन के मामले में भारत उसे दंडित भी कर सकता है। कोई भी मान लीजिए विदेशी जहाज यहाँ आता है, और सीमा शुल्क उसको यहाँ पर अदा करना पड़ेगा भारत को, अगर भारत के किसी बंदरगाह पर वो आ रहा है तो। और यदि नहीं भी आ रहा है और इस क्षेत्र से होकर के गुजर रहा है, तो भारत उससे सीमा शुल्क वसूल सकता है अपनी सीमा में घुसने पर। तो ये जो एरिया है वो हमें कई सारे अधिकार देता है भारत को, जैसे समुद्रों में साफ सफाई, समुद्र में सीमा शुल्क वसूली करना, सीमा शुल्क कानूनों के उल्लंघन पर दंडित करना। तो ये सारे अधिकार भारत को इस क्षेत्र में प्राप्त हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो अधिकार हैं हमें, वो केवल और केवल जलीय भाग में या जल के अंदर तल वाले भाग में मौजूद हैं। हवा में यानी कि वायु वाले भाग में भारत इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता, यानी कि वायु एयर सीमा हमारी यहाँ पर नहीं लगती है, केवल जलीय सीमा यहाँ पर हमारी लगती है। तो कई सारे अधिकार भारत को राजनीतिक रूप से यहाँ पर मिलते हैं। खास करके कहूँ तो आर्थिक रूप से सीमा शुल्क वसूली आदि का अधिकार यहाँ पर भारत को दिया गया है। इससे आगे का जो एरिया है, अब ये जो लाइट ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं ईईजेड या अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो कि आधार रेखा से लगभग 200 नॉटिकल मील की दूरी पर होता है। या हम इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र से आगे देखें तो इसमें से 200 नॉटिकल मील में से 24 नॉटिकल मील आप कम कर लो, तो बाकी देख लो घटा करके कि इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र की जो दूरी है वो यहाँ से कितनी होगी, आधार रेखा से कितना, 200 नॉटिकल मील होता है। और इस क्षेत्र में भारत को कई सारे अधिकार होते हैं। देखिए, नेक्स्ट तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या ईईजेड। ये वाला पूरा का पूरा एरिया ये ईईजेड कहलाता है, और ये यहाँ आधार रेखा से कितना नॉटिकल मील होता है, तो 200 नॉटिकल मील होता है। कितना होता है, 200 नॉटिकल
मील, आधार रेखा से कितना नॉटिकल मील, तो 200 नॉटिकल मील तक का एरिया है, उसे हम कहते हैं ईईजेड या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब ये जो क्षेत्र है, अगर आपसे पूछे कि यहाँ संलग्न क्षेत्र से कितना आगे है, तो देखिए संलग्न क्षेत्र तक 24 नॉटिकल हो जाएगा, 12 प्रादेशिक समुद्री सीमा और 12 कौन सा हो जाएगा, संलग्न क्षेत्र। तो 24 नॉटिकल मील को हम 200 में से क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो कितना बचेगा, 186 नॉटिकल मील बचेगा। तो लगभग हम कह सकते हैं यहां से, यानी कि जो संलग्न क्षेत्र है, यहां से कितना, तो यहां से 186 नॉटिकल मील, 86 क्या, 176 हो जाएगा ना, 176 नॉटिकल मील, 176 नॉटिकल मील, 176 नॉटिकल मील, कहाँ से, संलग्न क्षेत्र से, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। 24 कम हो गया ना 200 में से, तो घटा के देख लेना, 176 बचेगा, है ना, 24 कम करेंगे। ओके, अब देखिए आगे, इस क्षेत्र में भारत को क्या क्या अधिकार मिलते हैं। तो जो हमारे 200 नॉटिकल मील तक का जो एरिया है, इसमें भारत को कुछ आर्थिक अधिकार मिलते हैं, जैसे कि एक तो समुद्रों में मछली पकड़ने का अधिकार है भारत को, यहाँ के समुद्रों में भारत के मछुआरे मछली पकड़ सकते हैं, कोई दूसरे देश को यहाँ मछली पकड़ने का अधिकार नहीं है। अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति यहाँ मछली पकड़ता है या कोई दूसरे देश के मछुआरे यहाँ पर प्रवेश करते हैं, तो भारत उनको रोक सकता है। तो एक तो ये अधिकार है यहाँ पर मछली पकड़ने का हमें। दूसरा है समुद्री संसाधनों का दोहन करना। अगर इस क्षेत्र में कोई भी समुद्रों में खनिज मिलता है, जैसे कोई तेल के भंडार मिलते हैं या कोई भी अन्य प्रकार का कोई खनिज संसाधन यहाँ पर समुद्री क्षेत्र में मिल जाता है, तो उसके दोहन का अधिकार किसका रहेगा, उसके दोहन का अधिकार भारत का ही रहेगा। तीसरी बात, जो वैज्ञानिक शोध अनुसंधान का अधिकार है, यानी कि इस क्षेत्र में भारत किसी भी प्रकार के नवीन वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, शोध कार्य कर सकता है, तो इसका अधिकार भी भारत को यहाँ पर दिया गया है। और इसके अलावा नवीन द्वीपों की खोज या निर्माण का अधिकार, इस क्षेत्र में जितने भी द्वीप हैं, उन सब द्वीपों पर भारत का अधिकार माना जाएगा। इस क्षेत्र में कोई भी द्वीप मिलता है तो भारत के अधिकार क्षेत्र में रहेगा, तो भारत यहाँ नवीन द्वीपों की खोज कर सकता है, उनका निर्माण भी कर सकता है। तो ये सारे अधिकार हमें समुद्रों में कितने नॉटिकल मील की दूरी तक मिलते हैं, तो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक ये हमें अधिकार मिलते हैं, अनक्लोज यानी कि समुद्री कानून संधि के अनुसार। अब गुरुजी इससे आगे का जो एरिया है, तो हाँ बिल्कुल इससे आगे का जो एरिया है वो उच्च समुद्री क्षेत्र या सी कहलाता है, और यहाँ सभी देशों को समान रूप से क्या है, अधिकार है, यानी कि सभी देश आ जा सकते हैं, कोई किसी पर कोई जो है रोक टोक नहीं कर सकता। हालांकि ईईजेड वाले क्षेत्र में भी हम किसी दूसरे देश के जहाजों को आने जाने से नहीं रोक सकते, लेकिन यहाँ पर हम उनको मछली पकड़ने से रोक सकते हैं, यहाँ पर हम खनिजों के विदोहन करने से उनको रोक सकते हैं, यहाँ पर अगर वो कोई शोध अनुसंधान वगैरह करते हैं उसके लिए हम उनको टोक सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वो कोई द्वीप पर अधिकार करते हैं तो उसके लिए भी हम उनको रोक सकते हैं। बाकी आने जाने से हम इस क्षेत्र में ईईजेड में किसी दूसरे देश को नहीं रोक सकते। अच्छा, कहाँ रोक सकते हैं, तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में तो नहीं रोक सकते, तो किसी देश को हम कौन से क्षेत्र में प्रतिबंधित कर सकते हैं, तो समुद्री सीमा क्षेत्र और हमारा जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है उसमें हम उनको प्रतिबंधित संलग्न जो क्षेत्र है उसमें हम उनको प्रतिबंधित कर सकते हैं। ईईजेड में हम उनको आने जाने से प्रतिबंधित नहीं कर सकते। तो ये थी भारत की समुद्री सीमाएं, जो कि 3 जोनों में बटी हुई है। इनके बारे में आज की इस क्लास में मैंने पढ़ाया आपको, क्योंकि ये एक छोटा सा पार्ट रह रहा था आपकी समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम भारत के भौतिक प्रदेशों से इस भारतीय भूगोल की सीरीज को पुनः स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूं आज की ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वारी वारी से, स्टार्टिंग से। मैं इसके स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूं, ये सारे स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लो एक एक करके। देखिए पहला पेज ये है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये दूसरा पेज, ये तीसरा,
ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। तो ये 6 पेज हैं का आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ जिसमें हम भारत की जो है भौतिक प्रदेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया आप सभी का। वंदे मातरम, जय हिंद। और हाँ, एक बात और, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों को शेयर जरूर किया कीजिए वीडियोज़ को। यही हमारी जो है मेहनत का हमें फल हम समझेंगे कि आप लोगों ने हमें दिया है, क्योंकि निःशुल्क रूप से हम पढ़ा रहे हैं पूरा का पूरा कंप्लीट। और मैंने आपको वादा भी किया है कि इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट निःशुल्क पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर। तो इसलिए आप लोगों से केवल इतनी सी उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को शेयर जरूर करना है सबको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।